नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूं कि कैसे 3 महीने में एक इंडस्ट्री लगभग 100 करोड़ के टर्नओवर तक पहुंच गई। रियल लाइफ केस स्टडी। बहुत टाइम से मैंने कोई केस नहीं डाला था यूट्यूब पर, बहुत वक्त पहले मैंने कोई रियल लाइफ केस डाला था, तो बहुत दिनों के बाद एक इंडस्ट्री का केस कैसे 100 करोड़ रुपए तक पहुंच गए। ये बात कहना गलत होगा कि मैंने ही उनको पहुंचाया, ऑब्वियसली वो उस दिशा में कार्यरत थे, लेकिन कैसे वो अड़चने दूर हुई और कैसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट उनको मिल गया और कैसे उन्होंने वो सफर तय कर लिया। स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इस केस के अंदर। अच्छे से समझने की कोशिश करना, चाहे आप व्यापारी हो, चाहे आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो और चाहे आप एक स्टूडेंट हो, एक वास्तु कंसल्टेंट हो। अगर आप सीखना चाहते हो और अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं तो ये आपके बहुत काम आने वाली है। सबसे पहली बात, इंडस्ट्रीज के केस में जो भी व्यापारी हैं, मेरा मानना यह है कि इस केस से उन सभी व्यापारियों को अपने अंदर झांक कर जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनका सभी बातों का जवाब यहां पर मिलेगा, क्योंकि इस फैक्ट्री को मैंने जीरो से स्टैब्लिश करने की कोशिश करी और 3 महीने में कुछ ऐसा किया जिससे उनका बहुत बड़ा प्रोडक्शन लेवल पहुंच गया। हालांकि काम करते हुए 1 साल हो गया था, 1 साल तक हम बहुत अच्छे रेवेन्यू तक पहुंचे थे और फिर लास्ट दिसंबर में हमने कुछ ऐसा किया कि इस मार्च तक आते आते हम बहुत बड़े रेवेन्यू पर पहुंच गए। तो सबसे पहली चीज मैं आपको कुछ स्टेप्स फैक्ट्री के बता देता हूं या इंडस्ट्री के बता देता हूं। नंबर 1 जो स्टेप है किसी भी केस के अंदर वो होता है एनर्जीज। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है आपको कि एनर्जी लेवल जो है वो कैसे है। ज्यादातर व्यक्ति, मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं कि ये पूरा का पूरा प्लॉट किसी व्यक्ति ने वास्तु के हिसाब से बना दिया, लेकिन एनर्जी लेवल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। अगर एनर्जी लेवल अच्छे नहीं है तो उसमें जान नहीं फूकी जा सकती। अभी पीछे कुछ दिनों पहले मैं बद्दी गया, बद्दी में जाकर 2 फैक्ट्रियों का काम किया। एक ही क्लाइंट की 2 फैक्ट्रियां थी, लेकिन एक फैक्ट्री में हमें बहुत ज्यादा चैलेंजेस आए क्योंकि वहां की एनर्जीज अच्छी नहीं थी, जबकि वहां पर एंट्रेंस अच्छी थी, वहां पर शेड अच्छे थे, वहां पर सब कुछ अच्छा था। दूसरी फैक्ट्री में कुछ भी अच्छा नहीं था लेकिन एनर्जीज बहुत अच्छी थी, तो हमें ज्यादा अच्छे रिजल्ट आए। तो नंबर 1 एनर्जी। इसके लिए मैं क्या करता हूं, कैसे चेक करता हूं, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज जो अक्सर वास्तु कंसल्टेंट नहीं करते उसको हम बोलते हैं पार्ट लेआउट। अब ये पार्ट लेआउट क्या चीज होती है? 99% वास्तु कंसल्टेंट इस पे काम नहीं करते हैं। बाकी जो भी दिग्गज लोग इस पे काम करते हैं वो भी इस वीडियो पे कमेंट करके बता सकते हैं कि हम लोग इस पे काम करते हैं और इसकी महत्वता क्या है, ताकि हम सभी लोग जिनको इस विषय की नॉलेज है वो दुनिया तक इस नॉलेज को पहुंचा सकें। पार्ट लेआउट का मतलब क्या होता है कि आपकी फैक्ट्री के आसपास जितनी भी चीजें बनी हुई हैं उसका भी विवरण, उसको भी इसमें देखा जाए कि ईस्ट में कोई बिल्डिंग है, वेस्ट में कोई बिल्डिंग है, साउथ में है, कॉर्नर का प्लॉट है, टी पॉइंट है, टक्कर है, इन सभी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इस केस के अंदर लगभग सभी चीजें आपको मिलने वाली हैं जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो एनर्जीज हो गया, पार्ट लेआउट हो गया, जिसपे अक्सर लोग काम नहीं करते, तो हमें इस पे काम करना जरूरी है। नंबर 3 ऑब्वियसली ओरिएंटेशन, जिसको हम बोलते हैं। ओरिएंटेशन भला क्या हुई कि आपकी कहां कहां पर कौन कौन सी चीजें बनी हुई हैं और किस किस तरीके से वो चीजें काम कर रही हैं, इन सभी चीजों को हमें देखना जरूरी है। इसमें भी फैक्ट्री के केस में पूरे जो संदर्भ हैं वो चेंज हो जाते हैं और उनको हमें देखने की सख्त जरूरत पड़ती है। जैसे कि फैक्ट्री की प्रकृति क्या है, जो चीज बन रही है उसकी प्रकृति क्या है, फैक्ट्री का फ्लो क्या है, व्यक्ति कहां पर बैठ रहा है और प्रॉब्लम कौन सी प्रकृति की आ रही है, ये सब चीजों के ऊपर हमें बात करनी चाहिए। ये जितनी भी चीजें हैं ये हम हमारे इंडस्ट्रियल का जो कोर्स होता है जिसमें हम साइट पर लेकर जाते हैं, 10 से 12 साइट्स पर, अलग अलग साइट्स पर, जहां पर जाकर मैं आप लोगों को सिखाता हूं, चाहे वो होटल्स हैं, चाहे वो मॉल्स हैं, चाहे वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं और चाहे वो फैक्ट्रीज है, वहां पर हम बात करते हैं। फिलहाल के लिए अभी ऐसा कोई कोर्स नहीं है, लेकिन जब भी अब इस साल के अंदर आएगा आप सभी लोगों को पता लग जाएगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को रेफरेंस मानते हुए अपने केसेस कर सकते हैं। तो हम 3 मुख्य बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये है फैक्ट्री। इसमें फैक्ट्री के अंदर 2 नक्शे हमें मिलते हैं। जब भी हम किसी फैक्ट्री की बातचीत करते हैं तो हमें 2 नक्शे मिलते हैं। जैसे कि पहला जो नक्शा है, ध्यान से अगर आप इसको देखेंगे तो ये है फुल ग्रिड मैप, जिसको हम बोलते हैं, मतलब पूरे नक्शे के ऊपर हमने ग्रिडिंग को कर लिया है। ग्रिडिंग क्या होती है ये आप सभी लोगों को पता होगा, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ क्या है। टू द स्केल प्लान बनाना जरूरी है। मैं हर बार बोलता हूं
ऐसे लोगों से बनाएं जो लोग ऑलरेडी इस विषय में काम करते हैं। इस पूरी फैक्ट्री के अंदर अगर एक गाड़ी खड़ी करने की जगह गलत हो गई, ये गार्ड रूम गलत हो गया, सब गलत हो गया। और ज्यादातर ड्राफ्टमैन जो हैं, ज्यादातर आर्किटेक्ट्स जो हैं, वो इसमें भी गलती कर देते हैं क्योंकि उनका काम ये नहीं है। हो सकता है कई आर्किटेक्ट्स ऐसे हैं जिनका काम डिजाइनिंग करना है, तो वो ज्यादा खूबसूरत कर सकते हो। इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जिनका काम इस स्ट्रक्चरिंग को कवर करना है, तो आप उन्हीं से काम कराएं, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो पहला नक्शा हमें ये मिलता है, मतलब हम इस पे काम करते हैं। और दूसरा नक्शा हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं सेकंड ग्रिड, या जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन की ग्रिड। इस बात को आपको ध्यान से देख लेना है। उसका कारण क्या है? क्योंकि लोगों को यह भी नहीं पता कि कौन सी ग्रिड पर काम कर रहा है। जब मैं इनके पास गया, अब मैं प्रकृति की बात बाद में करूंगा, तो सबसे पहले जो यहाँ का वास्तु कंसल्टेंट ऑलरेडी थे, क्योंकि वो भी किसी को फॉलो करते थे, तो अक्सर आजकल गली गली में वास्तु कंसल्टेंट्स हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग इस विद्या को फैला भी रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम भी कर रहे हैं, मैं किसी को गलत नहीं कहूंगा। लेकिन उनकी जो भी थ्योरी थी उसमें उन्होंने बोला कि ये नॉर्थ वेस्ट है। क्यों नॉर्थ वेस्ट है? उन्होंने बोला क्योंकि अगर ये नॉर्थ है तो उसको नॉर्थ वेस्ट मान लिया। बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट 16 डिविजन्स पे बात नहीं करते। क्यों नहीं करते ये ईश्वर जानता है, उनकी मर्जी। लेकिन वो 16 पे बात नहीं करते तो नॉर्थ वेस्ट आ जाता है। जब नॉर्थ वेस्ट आ जाता है तो उन्होंने यहां पर गेट खुलवा दिया। एक गेट उनका ऑलरेडी साउथ वेस्ट के अंदर था। अगर हम पूरे की बात करते हैं, और कुछ लोग जो वेस्ट को नॉर्थ वेस्ट को वायु कोण बोल के यहां पर प्लांट्स भी रखा देते हैं, और कुछ लोग तो आजकल वेस्ट में भी प्लांट्स रखाने के पक्ष में आ चुके हैं। तो ये पूरी उनकी प्लानिंग थी कई सालों से। जब आप ऐसे व्यक्ति से मिलते हो तो आपको बाय डिफॉल्ट एक प्रभाव होता है, यार ये तो पैसे वाला इंसान है, इसने बहुत कुछ कर रखा होगा, इसके पास बहुत सारा पैसा होगा, इसको कोई तकलीफ नहीं आ रही होगी। मैंने सबसे पहले ये चीज उनको ये बात बोली कि भाई साहब, आप जब इस पे काम कर रहे हो तो क्या आपने इस पे पैसा कमाया? तो जो मुझे इनके पास लेकर गया था वो डर गया, भाई तो किससे बात कर रहा है? करोड़पति लोग हैं, अरबपति लोग हैं, उनको बहुत फायदा हो गया। मैंने दोबारा उनको बोला, मैं कहा भैया आप शांत रहो, मुझे इनसे बात करने दो, ये मेरा काम है। क्या आपने यहां से पैसा कमाया? क्योंकि 4 लोग बैठे थे। उन्होंने बोला हाँ जी कमाया। मैं कहा सर हम अकेले में बात कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। कहते नहीं आप बोलिए। मैंने कहा जितना भी काम आप कर रहे हो दूसरे कामों से, उसका सारा पैसा आप यहां लेकर आ रहे हो। ना तो आपको प्रॉफिट हो रहा है बल्कि आपको कर्जे हो रहे हैं। आप मेरी उंगली को अच्छे तरीके से देख सकते हैं, मैं क्यों ये बात बता रहा हूं। ना तो आपको प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि पश्चिम दिशा जो प्रॉफिट की दिशा है, वहां वायु तत्व, वहां एयर आ जाने की वजह से वो टूट गया, वो खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बाद W1 W2 की एंट्री क्या देती है? कर्जे देती है, वो रुकावट लेकर आती है। और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की एंट्री क्या देती है? वो भी रुकावट देती है और सिर्फ अपने बारे में सोचने की प्रवृत्ति दे देती है। सेल्फ सेंटर्ड होता है माइंड। तो इनके एक पार्टनर ने क्या किया, यहां पर एक कमरा बनाकर उसमें अपना प्रॉपर्टी का काम करना स्टार्ट कर दिया। ये होता है सेल्फ सेंटर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि उसको इस फैक्ट्री से कोई मतलब नहीं है, उसने काम कर लिया। तो सबसे पहले रॉ मेंस अगर मैं बात करूं, जिसको मैं बोलता हूं कि मैं बेसिक्स के अंदर ये सारी बातें सिखा देता हूं, वहीं पर अगर कोई देखेगा तो उनको साफ बोलेगा जी आपकी फैक्ट्री तो नहीं चलने वाली। लेकिन लोग फिर भी डर में आ जाते हैं। इन डर को मैं दूर कैसे करता हूं? मैं यूज करता हूं अपना दूसरे तरीके की साइंस, जिसको हम बोलते हैं नाड़ी का परीक्षण या लैंड एनर्जीज का परीक्षण। मैं गया, मैंने लैंड एनर्जी का परीक्षण किया। हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, हम उन टूल के सहारों से लैंड एनर्जी का परीक्षण भी करते हैं। साथ साथ में हम नाड़ी और स्वर का भी चेकिंग करते हैं। अलग अलग कोर्सेज में हम ये बातें सिखाते भी हैं। मैंने नाड़ी देखी तो नाड़ी तमस आ गई। तमस का मतलब यहां पर फ्लो नहीं होगा, इनका माल रुकता होगा। एक और प्रेडिक्शन ऐड हो गई कि आपका तो माल रुकता होगा, वो नहीं बिकता होगा। फिर उसके बाद में जब मैंने अपना स्वर चेक किया, उसके अंदर वायु तत्व आया। वायु तत्व का मतलब क्या होता है कि यहां पर वायु तत्व प्रधान है। काम रुक रुक के होते होंगे, टूट टूट के होते होंगे। इन सभी के पीछे एक लॉजिकल होता है, साइंस होती है, जिसको हम यूज करते हैं। वायु तत्व के लिए स्वर विज्ञान और नाड़ी के लिए हम हाथ की नाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। और फिर देवता एनर्जी फील्ड नापने के लिए हम टूल से सारे फैक्ट्री को नापते हैं। जब मैंने उनकी ये प्रेडिक्शन करी, उन्होंने बोला जी भाई साहब बात बिल्कुल सही है। हम 1 महीना फैक्ट्री चलाते हैं, फिर बंद हो जाती है, फिर ऑर्डर की दिक्कत आ जाती है, ऑर्डर आते हैं तो लेबर चली जाती है, इसलिए टूट टूट के होता है, हमें भी समझ में नहीं आता। और आज हमारा यहाँ पर चलाने का कोई खास इंटरेस्ट बन भी नहीं रहा। आपने बिल्कुल सही बात बोली, वो तो हमारा टर्नओवर ज्यादा है, किसी तरीके से हम सर्वाइव कर रहे हैं और हमारा मार्केट में नाम इतना ज्यादा हो चुका है कि हम इस प्रोजेक्ट को बंद नहीं कर सकते। जैसे उन्होंने ये बात बोली मुझे कॉन्फिडेंस आया। मैंने कहा हाँ, मतलब बातें सारी सही हैं, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम इस वाले
चैप्टर पर फिर से आए, बड़ा वाला पूरा ग्रिड देखा, तो मैंने ऑल पॉसिबल एंट्रेंसेस देखी। ऑल पॉसिबल एंट्रेंसेस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमने पूरे प्रोजेक्ट की देखी, उसके बाद में समझ में आया इसी प्रोजेक्ट में से और आप कहां एंटर करते हो, तो यहां पर एक शेड लगा हुआ था, इस शेड में से भी वो व्यक्ति एंटर करते थे, जो कि अपने आप में नेगेटिव एंट्रेंस है। 90% वास्तु कंसल्टेंट, मैं फिर से बोल रहा हूं, जो कोर्स कर चुके हैं, सीख चुके हैं, इस बात को नहीं पकड़ पाते। वो कहते हैं गेट यहां है, अगर शेड यहां है, यहां माल रखा जा रहा है, तो ये भी एक गलियारा, एक एंट्रेंस बनती है, उसको ट्रीट कराने की जरूरत है। किसी और वास्तु कंसल्टेंट ने इनके ऑफिस में जो साउथ वेस्ट की एंट्रेंस बन रही थी उसको तो ट्रीट करा दिया, इसको कराना भूल गए महाशय, उसको बंद करा दिया, इसको करवाना भूल गए और हो गई गड़बड़, कोई फायदा उनको नहीं हुआ। उसके बाद में ये यहां पर भी एक शेड लगा हुआ था, जिसमें से यहां ऐसे एंट्रेंस बन रही थी, कोई गेट नहीं है लेकिन एंट्रेंस बन रही है, उसको भी आपको ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी एंट्रेंसेस काम करती हैं कौन से वाले नक्शे से, इस वाले नक्शे से। यहां पर जब आप देखोगे तो आपको पता लगेगा यहां एक गेट आ गया, यहां पर एक एंट्रेंस आ गई, जिसके कारण इनको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। इन सभी को हम ट्रीट कराते हैं। ट्रीटमेंट जिन भी लोगों ने बीवीसी कर रखा है, 8 फ्री सेशंस देख रखे हैं, उनको बखूबी ये बात सारी पता होगी कि ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, वो इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। देन तमस थी, तमस से रजस में हमने इसको कन्वर्ट किया। कन्वर्जन के फिर से अपने एक प्रोसेस होते हैं, जैसे कि रजस के दिशाओं में जाकर, तमस की दिशाओं में जाकर राजसिक चीजों को डालना, जिसको मैं नाड़ी कन्वर्जन बोलता हूं, जो मैं ही करता हूं और मैंने ही इस चीज को यहां पर लेकर आया और कन्वर्जन का मेथड सिखाया, प्रकृति को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। रजस में आई पहली प्रॉब्लम कि जो चीजें रुक रही थी वो रुकेंगी नहीं। कर्जा मतलब जो अपना कमाई कर रहे हैं उसी से फैक्ट्री चलने लगेगी। सारी एंट्रेंसेस को ट्रीट किया। अब तीसरा बहुत बड़ा चैलेंज क्या था कि इनका जो फ्लो है वो फ्लो सही नहीं था। फ्लो सही ना होने का मतलब क्या है, इस बात को अच्छे से समझ लो। सबसे पहले जब हम किसी भी फैक्ट्री की बात करते हैं, किसी भी चीज की बात करते हैं, तो हमें यह बात बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि जो फ्लो है वो एक तरफ से आकर दूसरी तरफ से निकल रहा है, का मतलब कि रॉ मटेरियल कहां से आता है और एग्जिट पॉइंट क्या है। क्या ये एक साथ में हो रहा है, क्या ये अलग अलग हो रहा है, क्या ये ऊपर से नीचे हो रहा है या नीचे से ऊपर हो रहा है, इसको सही करना फैक्ट्री के केस में सबसे बड़ा गेम है। कुछ लोग क्या करते हैं, उनकी फैक्ट्रीज के अंदर फ्लो होगा जिगजैग, यहां से माल यहां चला गया, माल फिर यहां से यहां आ गया, फिर यहां से यहां चला गया, फिर ऊपर चला गया। ये बहुत बड़ी एक समस्या क्रिएट करता है, जो कि गलत है। इस फ्लो को सही करना इंडस्ट्रीज में सबसे नंबर 1 का काम है। और इनका फ्लो क्या था, यहां पर ये ऑफिस में बैठे हैं, यहां पर इनका माल आता था, यहां से माल यहां जाता था, फिर अंदर जाता था, फिर ऊपर आता था, फिर दोबारा यहां नीचे आके इन वाली मशीन्स में आकर इनमें स्टॉक होकर फिर पीछे से दोबारा निकलता था। ये पूरा फ्लो ही अजीब था, टूटा हुआ फ्लो था। मैंने उस पूरे फ्लो को सही कराया। अब कुछ लोग बोलेंगे कैसे मशीनरीज को सही कराएं, कैसे नहीं कराएं, तो हम एक एक फ्लोर पर फ्लो को सही कराते हैं। ज्यादातर केसेस में जो फ्लो है वो क्लॉकवाइज ही रहना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम्स आती हैं। पूरे फ्लो को मैंने क्लॉकवाइज मोशन में किया कि यहां से रॉ मटेरियल आएगा, यहां से निकलेगा, और फिर आने की दिशा और जाने की दिशा भी अच्छी होनी चाहिए। जाना माल नॉर्थ से चाहिए, आना माल साउथ से चाहिए। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर वेस्ट और ईस्ट कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है, देन फिर हमें उपायों के साथ में आगे बढ़ना पड़ता है। इसीलिए मैं हर बार ये बात बोलता हूं कि सारी टेक्निकलिटीज को देखने के बाद ही आपको वास्तु करना चाहिए। और जब मैंने इनके सारे स्टेप्स करवा दिए, करवाने के बाद 1 साल लगभग 8 से 9 महीने 10 महीने के करीब इनका काम बहुत अच्छी बूम पर आ गया, बहुत चलने लगा। एक नया ऑफिस भी बना रहे हैं जहां पर ये सारी शिफ्टिंग कर रहे हैं, अपनी पूरी फैक्ट्री अच्छे से चला रहे हैं। फिर उनके पास लगभग नवंबर में एक बहुत बड़ा ऑर्डर आता है, बहुत बड़ी कंपनी का ऑर्डर आता है, जिसमें प्रोडक्शन इनको करके देनी थी और भी सारे लोगों को काम कराना था। इनके ऊपर वाले तीनों फ्लोर में जो टोटल मिला के 20 लेबर होती थी, इन्होंने करीबन 350 लेबर को हायर किया, उनको वहां पर बिठाया। 350 लेबर को हायर करके बिठाने के बाद उस ऑर्डर को बखूबी संभाला, उसका पे ऑर्डर लिया और आज उसके लिए बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। लास्ट के 3 महीनों में, मतलब लास्ट दिसंबर में मैंने क्या किया, जब उनके पास, जब मेरा फोन आया, उनका फोन मेरे पास आया नवंबर के आसपास कि भैया फैक्ट्री बहुत अच्छी चल रही है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एक बहुत 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 अच्छा
ऑर्डर आया है, उसको हमें किसी ना किसी तरीके से क्रैक करना है, हमें हाइट पर जाना है, हमें और दूर जाना है। अगर ये आ गया तो जितना भी नुकसान आज तक इस फैक्ट्री में मेरे को हुआ था वो हमें बहुत अच्छे लेवल पर लेकर चला जाएगा। और मुझे अभी बस करना है, मुझे ये करवाओ, अगर ये ऑर्डर मुझे मिलता है तो मैं बहुत ऊपर निकल जाऊंगा। मेरे भी दिमाग में बात आई, मैंने कहा अगर इस तरीके से व्यापारी कामयाब होता है और वो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल में है तो हमें क्या करना चाहिए। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुंडलीज को बहुत बड़ा इशू बना लेते हैं, जबकि एस्ट्रो वास्तु उस तरीके से नहीं होता। मैंने एक छोटा सा दिमाग लगाया, मैंने अभी तक एंट्रेंसेस को ट्रीट कराया था, अब मैंने एक छोटा सा काम किया। मैंने बोला भैया जो ट्रीटमेंट था वो ओके है, इस एंट्रेंस को बंद कर दो, W3 W4 की यहां पर एक नई एंट्रेंस खोल देते हैं, एक प्योर नई एंट्रेंस खोल देते हैं। अभी तक मैंने इसको बंद इसलिए नहीं कराया था क्योंकि दो बड़े दोष मिलकर एक दोष को नगलिफाई कई बार कर देते हैं। तो यहां पर एक टी पॉइंट भी आ रहा था और साउथ वेस्ट की एंट्रेंस भी थी, तो हो सकता है उतना बड़ा इंपैक्ट ना हो। मैं एक बार उसको ट्रीट करा के देखता हूं, बाद में देखेंगे। ट्रीटमेंट से रिजल्ट आए, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि W1 W2 के आसपास की आ रही थी, W1 तक रिजल्ट नहीं मिलते, उसके बाद मिल जाते हैं। W3 W4 हमने दिसंबर के अंदर खोल दिया और साथ में छत पर जाकर हमने कुछ बैलेंसिंग करी, क्योंकि ईस्ट में एक बड़ी बिल्डिंग थी जो कि नहीं होनी चाहिए, उसके लिए हमने कुछ एक उपाय किए ताकि ईस्ट की बिल्डिंग को हम कवर कर सकें। और क्योंकि इनकी अब बात थी, अब मुझे औरों से ऊपर जाना है, एक नई ऊंची उड़ान भरनी है, हाइट पर जाना है, मैंने वहां पर छत के ऊपर जाकर कोई उपाय कराए ताकि उनकी वो हाइट आए। ये जो उपाय हैं ये मैं बता सकता हूं, लेकिन उसके लिए बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। साउथ में कौन सी बिल्डिंग है, नॉर्थ में कौन सी बिल्डिंग है, वेस्ट में कौन सी बिल्डिंग है, गली गलियारे कहाँ कहाँ पर है, इन सभी चीजों को ऑब्जर्व करके आपको कुछ स्पेसिफिक उपाय करने होते हैं। मैंने वो उपाय कराए। ये दो उपाय, एक हाइट पर ले जाने का और एक एक्सट्रीम पॉजिटिविटी के लिए W3 W4 की एंट्रेंस। इतना कराने के बाद उन्होंने मुझे अभी नहीं बताया, मतलब दिसंबर में नहीं बताया कि वो ऑर्डर मिल गया या उनको करना ही था या उसके लिए जो भी चीज़ें थी। मार्च में जब उन्होंने पूरा उसका ब्यौरा इकट्ठा किया, उन्होंने मुझे बताया कि 3 महीने में लगभग हमने 100 करोड़ का काम तो कर ही दिया है, डिलीवरी कर दिया है। रेस्ट तो भगवान जाने हम कहाँ तक जाएंगे, कैसे काम करेंगे। और इसी तरीके से व्यापारी पहुंच जाता है अपने असली लक्ष्य पर जब उसको राइट काइंड ऑफ गाइडेंस, बिजनेस गाइडेंस प्लस वास्तु की गाइडेंस मिलती है। कई बार वास्तु कंसल्टेंट को बिजनेस नहीं आता, कई बार जो बिजनेस कंसल्टेंसी वाले होते हैं उनको वास्तु नहीं आता, इसलिए प्रॉब्लम्स आती हैं। सब मिलाकर जब आप प्रैक्टिकल वे में काम करते हो तब रिजल्ट आते हैं। ऐसे ही किसी भी फैक्ट्री का 100 करोड़ का बिजनेस नहीं बन सकता जब उसके पास इक्विपमेंट ही ना हो। इनके पास अपनी इन्वेस्टमेंट थी, पे ऑर्डर लेने के लिए, परचेज ऑर्डर लेने के लिए इनके पास अपनी एक इन्वेस्टमेंट थी जो इन्होंने की। इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था कि 350 लेबर को पाल सकते थे, ये मशीनरीज लगा सकते थे, तब ऐसा हुआ। बहुत सारे लोग ये नहीं कर सकते, फिर हमसे शिकायत करते हैं कि वैसा नहीं हुआ। सो मेकिंग यू रिच इज इन योर हैंड। मैं सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्ट का कार्य कर सकता हूं। आपको ये केस स्टडी जरूर बहुत पसंद आई होगी। कुछ भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। और ऐसे ही प्यारे सजेशंस देते रहिए ताकि मैं आप सभी लोगों को सिखाता रहूं। थैंक यू, जय माता दी।